नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार जीएस विद मनीष में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सीटेट 2022 के लिए पर्यावरण अध्ययन की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत आज हमारी चौथी क्लास है, जिसमें आप सभी को पुनः 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई है ऊतक, रक्त, कोशिका, प्रोटीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। कोशिका का जो सिद्धांत है उसको स्लाइडेन तथा स्वान ने दिया था, जिसमें कहा गया कि सभी जीवों की जो आधारभूत इकाई है वह कोशिका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि निम्न में से कौन है? सेमिनार, क्रियात्मक शोध, केस स्टडी, इनमें से सभी। तो समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने का जो सबसे अच्छा विधि है वो केस स्टडी विधि है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पत्तियों का रंग निम्न में से किसके कारण हरा होता है? क्लोरोक्विन, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफिल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। तो फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन की स्थिरता संभव हो पाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है डीजल, लकड़ी, गैस, केरोसिन। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गैस जो है वो पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है। अब गैस में देख लीजिएगा, एलपीजी हो जाएगा, सीएनजी हो जाएगा, ये सब जो है पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है। अतः ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है पर्यावरण से सामंजस्य बनाना, जीव संरक्षण, प्रदूषण उन्मूलन, इनमें से सभी। तो पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है पर्यावरण से सामंजस्य बनाना भी, जीव संरक्षण भी, प्रदूषण उन्मूलन भी। अतः ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न है, प्लेग नामक रोग कौन से जीव द्वारा फैलाया जाता है? मच्छर, बंदर, सुअर, चूहा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्लेग नामक जो रोग है वो चूहा द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक रोगी को लगातार घाव से रक्त बह रहा है। रोगी को कौन से विटामिन की कमी के द्वारा लगातार रक्त बह रहा है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विटामिन के की कमी से रोग से लगातार रक्त स्राव हो रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत अपने आसपास के परिवेश को जानने का सबसे सरल माध्यम है पुस्तकें, अवलोकन, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं। तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत अपने आसपास के परिवेश को जानने का सबसे सरल माध्यम अवलोकन है। अतः ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से एक दृश्य श्रव्य सामग्री है? टेप रिकॉर्डर, रेडियो, मॉडल, भ्रमण। तो देखेंगे टेप रिकॉर्डर जो है ये केवल ऑडियो माध्यम है, रेडियो जो है ये भी केवल ऑडियो माध्यम है, मॉडल जो है ये केवल दृश्य माध्यम है, लेकिन भ्रमण जो है ये दृश्य श्रव्य दोनों प्रकार की सामग्री इसमें आ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठा, उत्तीर्ण करना। तो एक अच्छे परीक्षण की जो विशेषता है पहले इसको देख लेते हैं। तो एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है वैधता होना चाहिए, विश्वसनीयता होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता होना चाहिए, उत्तीर्ण करना। ये ऑप्शन नंबर डी जो है यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है तो उत्तीर्ण करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होगा? भोजन, पौधे का तना, सूर्य का प्रकाश, मनुष्य। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश जो होगा वो प्राथमिक स्रोत होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
हमारा अगला प्रश्न है, समाज की कौन सी इकाई में रक्त संबंधों का पाया जाना अनिवार्य है? परिवार, गांव, समुदाय, पास पड़ोस। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। परिवार में जो है वह रक्त संबंधों का होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में आता है? शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी एवं सर्वाहारी। तो मनुष्य जो है वो सर्वाहारी में आता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पक्षियों की चोंच निम्नलिखित में से किस पर आश्रित होती है? पक्षियों के पंजों पर, पक्षियों के पैर पर, भोजन के प्रकार पर, इनमें से सभी। तो पक्षियों की जो चोंच होती है वह आधारित होती है भोजन के प्रकार पर, ठीक है ना। पक्षियों के पंजे हुए, पैर हुए और उनकी जो चोंच होती है वह उनके भोजन के प्रकार पर आधारित होती है। उसी के हिसाब से उनके चोंच, पैर और पंजे बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से ठोस, द्रव एवं गैस अवस्था में पाया जाता है? ग्रेनाइट, पारा, बॉक्साइट, जल। तो जो जल है, ऑप्शन नंबर डी, ये प्राकृतिक रूप से ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पाया जाता है। जल जो है ये द्रव अवस्था में है। अभी आप बर्फ देखेंगे, बर्फ जो है वो ठोस अवस्था में है और जलवाष्प जो है ये गैस अवस्था में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सीखने की प्रक्रिया में सृजनात्मकता है बच्चों में करके सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों की रटने की प्रवृत्ति को मजबूत करती है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता को बढ़ावा देती है, ठीक है। तो सीखने की प्रक्रिया में सृजनात्मकता जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि बच्चों में करके सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत संग्रहालय भ्रमण का मुख्य उद्देश्य है? मनोरंजन, सरकारी योजनाओं का निर्वाह, प्रत्यक्ष अनुभव, पिकनिक मनाना। तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत संग्रहालय भ्रमण का मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष अनुभव कराना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की सबसे प्रभावपूर्ण विधि कौन नहीं है? ठीक है, तो पहला है व्याख्यान विधि, दूसरा है कहानी विधि, तीसरा है भ्रमण विधि, चौथा है समस्या समाधान विधि। कह रहे प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की सबसे प्रभावपूर्ण विधि कौन नहीं है? ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर कहानी विधि जो है वो सही है, प्रभावपूर्ण विधि है। समस्या समाधान विधि भी प्रभावपूर्ण विधि है। भ्रमण विधि ये भी प्रभावपूर्ण विधि है। व्याख्यान विधि प्राथमिक स्तर पर उतनी प्रभावी नहीं है जितनी अन्य विधियां हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए? आगमन, मनोरंजक एवं खेल संबंधी, रटने का, निगमन का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका मनोरंजक एवं खेल संबंधी होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, असम में, उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। और मेघालय में भी 3 प्रकार की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ये खासी पहाड़ियों पे ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा उर्वरक उपजाऊ बन जाती है, बंजर हो जाती है, किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बंजर हो जाती है, ठीक है। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से और अत्यधिक रसायनों का उपयोग करने से मृदा जो होती है वो बंजर हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं? विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग, अति उत्तम गुणवत्ता वाले फाइबर पेंट, सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि मधुबनी चित्रों को बनाने में चित्रकारों द्वारा पिसे हुए चावल के रंगों का घोल जो है वो उपयोग में लाया जाता है।
एक बार पुनः इसको देख लीजिएगा, जिससे आपकी परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।